9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईरान। ईरान मुल्क के बारे में 9 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों आज हम आपको हमारे हमसाया ब्रादर मुल्क ईरान की सैर करवाने जा रहे हैं, जो कि कुदरती वसाइल से माला माल एक इस्लामी मुल्क है। एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसमें मौजूद एक कंपनी ने तमाम दुनिया की मुखालफत के बावजूद सलमान रुश्दी जैसे कमीने इंसान के सर की कीमत $3 मिलियन रख दी। यही नहीं, इस मुल्क ने तमाम आलमी ताकतों से बेखौफ होकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की और 2012 में इस बात को तस्लीम भी कर लिया। एक ऐसा मुल्क जिसमें 98% आबादी मुसलमानों की है, मगर इसके बावजूद भी इस मुल्क में यहूदी और ईसाई भी बसते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां गैस के इतने ज्यादा जखायर मौजूद हैं जो कि इसको पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर रैंक करवाते हैं। और अगर हम क्रूड ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो ये मुल्क चौथे नंबर पर आता है। सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि अगर ईरान में कोई लड़का और लड़की बदफेली करते हुए या कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएं तो पुलिस इनकी शादी करवा देती है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आप इस मुल्क में ना सिर्फ 4 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, बल्कि आप 1 घंटे के लिए भी दूल्हा बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप ईरान के बारे में इस तरह के और भी मुनफरिद तौर तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आज हम आपको लेके चलेंगे कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क ईरान की सैर पे, जिसका पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। वैसे किसी दौर में इसको पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। मुल्क ईरान को दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस का घर भी कहा जाता है, जो कि सन 4000 कबले मसीह में अलमाती किंगडम से शुरू हुई और फिर मुख्तलिफ अदवार से होती हुई साइरस द ग्रेट तक पहुंची, जिसने एक्सट्रीमिस्ट पर्शियन एम्पायर बनाई, जो कि तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत साबित हुई और इसको दुनिया की 5वीं सुपर ताकत भी कहा जाता है। जैसा कि हर अरूज को जवाल है, ऐसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम ने सन 400 कबले मसीह में इस सुपर ताकत को शिकस्त से दोचार किया और फिर बहुत सी बड़ी सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई। मगर इसके ठीक 100 साल बाद ईरान के लोगों ने बगावत करके पार्थियन एम्पायर की बुनियाद रखी, जो कि सन 300 तक ससनिद एम्पायर की मदद से बड़ी कामयाबी तक चलती रही। और फिर यही सल्तनत अगले 400 साल तक एक बड़ी ताकत के तौर पर जानी जाती रही। फिर इसके बाद मुसलमानों का दौर शुरू हुआ और अरब के मुसलमानों ने सन 700 तक इस इलाके को फतह कर लिया और इस्लामाइजेशन ऑफ ईरान की बुनियाद रखी, जिसके नतीजे में यहाँ पर इस्लामिक कल्चर का दौर शुरू हुआ, जहाँ पर लोग आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी और आर्किटेक्चर की तालीम हासिल करने आते थे। इस इस्लामिक फाउंडेशन से न सिर्फ मुसलमान मुस्तफीद हुए, बल्कि यूरोप से भी स्टूडेंट्स यहाँ आकर तालीम हासिल किया करते थे। इसलिए इस दौर को इस्लामिक गोल्डन एज का नाम दिया गया। यहाँ पर 200 साल तक हुकूमत करने के बाद यहाँ पर तुर्क्स की सल्तनत कायम होगी, मगर इसके बाद फिर मंगोलों ने इस इलाके को फतह कर लिया। लेकिन 15वीं सदी में दोबारा ईरानियों ने साफेड्स के नाम से अपनी रियासत को बहाल कर लिया और अपनी सारी रियासत का निजाम शिया मसलिक के तौर तरीकों से चलाना शुरू कर दिया था। 18वीं सदी में नादिर शाह के दौर में ईरान एक दफा फिर से दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा, मगर 19वीं सदी में ईरान के रशियन एम्पायर के साथ ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब हो गए, जिसकी वजह से ईरान को अपने कुछ इलाकों से हाथ भी धोना पड़ा। फिर इसके फौरन बाद ईरान ने 20वीं सदी के नजीद पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन की तहरीक को देखा, मगर इसके थोड़े ही सालों बाद ईरान ने एक बड़ा ही जोरदार ईरानियन रेवोल्यूशन भी देखा। इस इनकलाब के बानी का नाम रूहुल्लाह खुमैनी था और वही बाद में ईरान के सबसे पहले सुप्रीम लीडर भी बनकर उभरे और फिर पूरा ईरान ही बदल के रह गया, जिसके नतीजे में आज का मौजूदा ईरान सन 1979 में मार्जे वजूद में आया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगर ईरान के रकबे की बात करें तो ये 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसकी अगर कुल आबादी की बात करें तो ईरान की कुल आबादी 8,31,83,741 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बनाती है। अगर हम इसकी सालाना आमदनी की बात करें तो ईरान का सालाना GDP 231.55 बिलियन डॉलर्स है। और अगर हम ईरान वालों की पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम की बात करें तो वो $2,756 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 6,14,747 रुपए बन जाते हैं। ईरानी करेंसी का नाम ईरानियन रियाल है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में काफी छोटी है, यानी कि आज 2022 में एक पाकिस्तानी रुपया 189 ईरानियन रियाल के बराबर है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों जहाँ पर सारी दुनिया में आबादी बढ़ जाने का रोना रोया जा रहा था, वहीं पर ईरान में उल्टी गंगा बह रही थी, यानी कि 70 और 80 की दिहाई में ईरान में हर इस बंदे को हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल रही थी, जो कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा था और वो इमदाद की
की शक्ल में अपने शहरियों को टीवी, मोटरसाइकिल और पर हेड के हिसाब से खुराक भी देते थे। ईरान में ये सिलसिला साल 1988 तक ऐसे ही बड़े धूमधाम से चलता रहा, मगर इसके बाद इस वक्त के लीडर ने अपनी कौम को इस खौफ से बच्चे पैदा करने से रोक दिया कि इनका मुल्क इतने ज्यादा बच्चों की वो खुराक मुहैया नहीं कर पाएगा और इनकी मईशत डूब जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जेंडर चेंज करने की, यानी कि एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिससे लड़के को लड़की और लड़की को लड़के में तब्दील किया जाता है, तो इस सिलसिले में भी ईरान थाईलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग अपने बच्चों के सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से इनको पूरी सपोर्ट हासिल है। दोस्तों, साल 1936 में ईरान के बादशाह रजा शाह ने औरतों के पर्दे पर पाबंदी लगा दी थी और इस तरह के बाकी तमाम इस्लामी कवानीन भी खत्म करवा दिए थे और अपने मुल्क को मगरिब की तर्ज का बनाने की भरपूर कोशिश की, जिसकी वजह से ईरानी औरतों को मुख्तलिफ आजाद ख्याल मर्दों के हाथों जलील भी होना पड़ा। मगर ये सिलसिला ज्यादा देर तक जारी ना रह सका और जल्दी ईरान में इनकलाब आ गया और इस वक्त से लेकर अब तक तमाम औरतों जिनकी उम्र 9 साल से भी ज्यादा है वो इस बात ही पाबंद हैं कि वो अपने बाजू और अपनी टांगे कपड़े से ढांप कर ही बाहर मार्केट में आ सकती हैं, वरना इनको सरेआम कोड़े भी पड़ सकते हैं। लेकिन अब सुनने में आया कि ये कोड़े मारने वाला कानून जो है इसमें कुछ नरमी हो चुकी है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर हम ईरान में मियाँ बीवी की घरेलू जिंदगी की बात करें तो इन दोनों में लड़ाई की सूरत में मियाँ को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो अपनी बीवी को तलाक देकर बच्चों को अपने साथ रख सकता है और अगर कानूनी तौर पर इसकी बीवी अपने बच्चे लेना भी चाहे तो नहीं ले सकती। अगर हम ईरान में इज़दवाजी जिंदगी की बात करें तो हमें पता चलता है कि कोई भी मर्द और औरत हमल की क्लासेस लिए बगैर शादी नहीं कर सकते। ये ईरान में बहुत ही सख्त कानून है और इसका कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए है कि ईरान में बढ़ती हुई आबादी को रोका जा सके। अगर हम ईरान में शादी के बारे में कानून की बात करें तो यहाँ पर खुमैनी के इनकलाब के बाद से बच्ची की शादी की उम्र 9 साल से बढ़ाकर 13 साल कर दी गई है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये शादी के बाद कोई भी बच्ची स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकती। अगर हम लड़कों के बारे में बात करें तो 15 साल की उम्र से पहले ना तो कोई लड़का शादी कर सकता है और ना ही वोट डाल सकता है। दोस्तों, मुल्क ईरान में आप थोड़ी देर के लिए भी शादी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें कि आपने 1 घंटे के लिए शादी करनी है तो आपके लिए ये भी कोई मसला नहीं होगा। आप 1 घंटे के बाद अपनी नई दुल्हन को तलाक दे सकते हैं। कहा जाता है कि इस तरह की शॉर्ट ड्यूरेशन की शादियों का नजरिया इन मर्दों के लिए है जो कि ईरान में जियारत की नियत से आते हैं और वो लोग होते हैं जो कि बैरून मुल्क से आते हैं, मुख्तलिफ मज़ारात पर हाजिरी देकर चले जाते हैं और इस तरीका कार को आम जुबान में मता कहते हैं। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की शादियां इस्लाम में जायज हैं या नाजायज? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। दोस्तों, जहाँ पर ईरान में बहुत ही अजीब किस्म के कवानीन पाए जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जो कि गुनाह को रोकने में मददगार साबित होते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा जाए तो पुलिस इस लड़के को इस बात पर मजबूर कर सकती है कि वो लड़का इस लड़की के साथ अब निकाह करेगा। अगर लड़की ये भी बयान देती है कि जो कुछ हुआ वो इसकी मर्जी से हो रहा था तो फिर भी मर्जी पुलिस की ही चलेगी, बिल्कुल पंजाब पुलिस की तरह। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर हम ईरान में खानदानी जिंदगी पर मजीद बात करें तो हमें पता चलता है कि अगर कोई मर्द अपनी औरत के साथ घर में जबरदस्ती हम बिस्तरी करता है तो ईरान का कानून इस पर मुकम्मल खामोश है। ईरान के कानून के मुताबिक ये कोई जुर्म नहीं है। ईरानियों के रस्म और रिवाज के मुताबिक कोई भी औरत अपने मर्द की प्रॉपर्टी है, मर्द जो चाहे वो अपनी औरत के साथ कर सकता है। हाँ, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ बदसलूकी या फिर मार पिटाई करता है तो यहाँ पर ईरानी कानून औरत को ये हक देता है कि वो औरत अपने दिफा के लिए अपने बहन भाइयों की मदद ले सकती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर हम ईरान के परचम की बात करें तो इसको 3 रंगों वाला झंडा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टोटल 3 रंग मौजूद हैं। सबसे ऊपर सब्ज है, दरमियान में सफेद है और सबसे नीचे सुर्ख रंग आता है। सफेद रंग वाले हिस्से में अल्लाह भी लिखा हुआ है, जबकि ऊपर वाले हिस्से यानी कि सब्ज हिस्से के नीचे बॉटम पर 11 मरतबा तकबीर लिखी हुई है और बिल्कुल ऐसे ही सबसे निचले हिस्से यानी कि सुर्ख रंग वाले हिस्से पे भी 11 मरतबा तकबीर लिखी हुई है। इस झंडे का डिजाइन सन 1979 में आने वाले इनकलाब के बाद 29 जुलाई 1980 को बनाया गया था, जब रजा शाह पहलवी की बादशाही को खत्म करके इस्लामी जमहूरिया ईरान को नए सिरे से तामीर किया गया था। ईरान के झंडे में जो रंग मौजूद हैं ये इनके रिवायती रंग हैं और तकरीबन 18वीं सदी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें सब्ज रंग इस्लामी रिलीजन की नुमाइंदगी करता है, सफेद रंग पीस यानी कि अमन को जाहिर करता है और सुर्ख रंग हिम्मत और हौसले की तरफ माइल करता है। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों अगर ईरान के दारुल हुकूमत की बात करें तो इसका नाम तेहरान है, जिसमें तकरीबन 8.7 मिलियन लोग रहते हैं। तेहरान के साथ ही एक और जुड़वा शहर भी मौजूद है जिसको द ग्रेटर तेहरान का नाम दिया जाता है, और ये शहर तेहरान को एक सर्कल की तरह से घेरे हुए है और इसकी आबादी 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ है। अगर तेहरान शहर की बात करें तो ये ईरान का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर है, जो कि मगरबी एशिया में वाक़या है और मिडिल ईस्ट में काहिरा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है और अपनी ज्यादा आबादी की वजह से दुनिया का 24वां बड़ा शहर भी है। अगर हम क्लासिकल एरा की बात करें तो इस दौर में यहाँ पर रेगिस का कब्जा था और इसके बाद मिडिवल टाइम्स में इसको अरब, तुर्क और मंगोलों ने भी तबाह किया। अगर हम तेहरान में टूरिज्म के हवाले से बात करें तो ये हकीकत में कुदरती हुस्न से माला माल है और ईरान का सबसे ज्यादा मशहूर और तरक्की याफ्ता शहर भी है। इसके अलावा तेहरान शहर 3 ऐसे खूबसूरत शहरों से घिरा हुआ है जहाँ पर बैक वक्त आपको खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले भी नजर आएंगे, हसीन वादियां भी, दरिया भी और आर्टिफिशियल लेक्स यानी कि मसनूई झीलें भी देखने को मिलेंगी, जो कि इस सारे इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर हम ईरान के लोगों के रवायती खानों की बात करें तो ये लोग चावल बहुत शौक से खाते हैं और अगर चावल के साथ ईरानी लोगों को ब्रेड भी मिल जाए तो फिर तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में मौजूद लोगों को कोई दोस्त मटन बिरयानी पेश करते हैं। दोस्तों ईरानी लोग भी चावलों के अंदर गोश्त डालकर खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा ईरानी लोगों की एक और पसंदीदा चीज जिसको वो खाने के अलावा अपने इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वो है दही। ईरानी लोग इसको पर्शियन मिल्क के नाम से पुकारते हैं। ऑफ कोर्स इसको मिरेकल फूड यानी कि मोजाती खाना भी कहते हैं। दही के फायदों की वजह से वो इसको मैदे के अल्सर और सनबर्न जैसी बीमारियों से बचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये लोग दही को इसलिए ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं कि इससे इंसान की जिंदगी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर हम ईरान में टूरिज्म की बात करें तो ये ना होने के बराबर है और इसकी बड़ी वजह यही है कि इस मुल्क की आलमी ताकतों से या फिर इस तरह कह लीजिए कि अमेरिका से बड़ी ही पुरानी दुश्मनी है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में बेशुमार तारीखी अमारात वाक़या हैं और बहुत ही रिच कल्चर है जो कि देखने से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा ईरान कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पर पहाड़ों का एक सिलसिला वाक़या है जो कि देखने से ताल्लुक रखता है। अगर आलमी ताकतों की बात करें तो वो इस कदर ईरान के खिलाफ है कि 2012 में होने वाले फुटबॉल के वर्ल्ड कप में फीफा ने जानबूझकर हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से ईरान की वुमेन टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत ही ना कर सकी। हालांकि इससे पहले भी ईरानी टीम हिजाब के साथ ही टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेती रही है। दोस्तों आपको यहाँ यह भी बता दिए जाएंगे साल 1948 से ईरान ने ओलंपिक्स गेम्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों ये थे ईरान के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक। अगर आप कोई ऐसा फैक्ट भी ईरान के बारे में जानते हैं जो हमने नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।